के ऑस्मोसिस होते हैं। अब टाइम के साथ उसकी स्पीड में सेल क्या हो रहा है, सेल का प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मिक स्लो। हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीड टाइम यानी एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल को यानी मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ऐसे एटम यानी कि एटम। सो वेलकम टू द विज्ञान क्लासेस। आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स अगर मैं बात करूं हिंदी में बोलते हैं इसको थोड़ा बल, यानी कि हमने क्या लगाया, बल लगाया। अब हम एक बोलता हूं कि अगर सपोज एक क्या बोलते हैं, एक रॉक रखा हुआ है, एक अगर मैन है, अगर उस पर एक अपने हैंड से पुश करता है तो पुश करने पे क्या हुआ, उसने एक पुश किया तो वो बॉक्स जो रॉक था वो हिल गया, यानी कि मूव करा। तो यानी कि उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया। यानी कि अगर मैं बोलूं तो पुश करना एक तरह से क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। यानी किसी चीज को पुश करना, यानी पुश किया यानी कि फोर्स लगाया। ठीक है, अगर यही मैन एक अगर यहाँ पे क्रेन है और क्रेन इसको क्या करती है, रॉक को, पत्थर को खींच के उठा लेती है। उठाना यानी कि और ले जाती है। तो जब वो उठा रही होगी रॉक को तो उसने क्या किया, पुल किया, फोर्स लगाया होगा। यस, तो यहाँ क्रेन ने भी क्या किया, क्या लगाया, पुश किया। पुश करने ही पुल किया। तो मैन ने पुश किया, क्रेन ने पुल किया। तो पुल और पुश दोनों हम क्या कह सकते हैं, एक तरह की फोर्स है। तो कोई अगर आपसे जनरल एक 2 वर्ड्स में पूछे कि फोर्स क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि फोर्स हमारा होता है, फोर्स इज बेसिकली आप पुल और पुश। पुल हो सकता है या पुश हो सकता है। बट अगर इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो ये छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। बट अगर मैं बात करूं कि फोर्स फिर होता क्या है, तो अगर मैं कहूं कि अगर इस एक रॉक रखा है या फिर एक मान लीजिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। या फिर अगर ये डेफिनेशन कब गलत हो सकती है, मे बी ऐसे कि एक मान लीजिए कि एक पंख, फैन है, फैन की 3, ठीक है, ये फैन है और ये फैन घूम रहा है गोल गोल। जब ये फैन घूम रहा है तो ना यहाँ पे ना पुल हो रहा है ना पुश हो रहा है। तो पुल और पुश तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ फोर्स नहीं लग रही है, यहाँ फोर्स तो लग रही है। तो मैं किसके बारे में पूछूं कि पुल और पुश हमेशा फोर्स हो सकता है, हाँ वो फोर्स हो सकता है। बट अगर हम हमेशा बात करूं तो हमेशा के केस में फोर्स और पुल और पुश नहीं लगता। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, तो अगर मैं बात करूं कि फोर्स के बारे में, तो फोर्स हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे हमने ऐसा कुछ बाहर से लगाया जिसकी वजह से इस बॉक्स की पोजीशन चेंज हो गई। मान लीजिए ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसकी पोजीशन कुछ यहाँ आ गई, मे बी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। या फिर हमने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया तो इसकी बॉक्स की शेप चेंज हो गई, वो भी हो सकता है। यानी कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी की पोजीशन बदलने की कोशिश करती है, शेप बदलने की कोशिश कर सकती है। अब ऐसी चीज क्या है कि मान लीजिए कि फोर्स हमेशा हम लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं। मान लीजिए कि बॉक्स है, उसके अंदर ही कुछ ऐसा हुआ, वो अपने आप ही फट गया या अपने आप ही आगे सड़क गया, तो वो अलग इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात हुआ। बट अभी हम लोग केवल फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हमको बाहर नोइंग वर्ड से दिखाई देता है। तो हम फोर्स ऐसे कह सकते हैं कि कह देंगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ये क्या हो सकता है, एक एजेंट होता है। तो फोर्स कुछ और नहीं, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अच्छा, मान लिया, फिर क्या कर सकता है, विच टेंड्स टू चेंज, यानी कि ये काम करवाएगा, वर्क करवाएगा। कौन सा काम करवाएगा, विच टेंड्स टू चेंज। नंबर 1 क्या चेंज कर सकता है, देखते हैं। विच टेंड्स टू चेंज द शेप, size, which tends to change the shape, size of a body, direction of a body, velocity of the body। हाँ, ये वेलोसिटी भी बदल सकता है, स्पीड, यानी जनरली डायरेक्शन अलग कर दिया तो स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, तो शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, वेलोसिटी बदल सकता है। मतलब क्या क्या नहीं करवा सकता, आप देख लीजिए। स्टेट बदल सकता है, अगर रेस्ट में तो मोशन में ला देगा, मोशन में तो रेस्ट में लाने की कोशिश कर देगा।
तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि फोर्स क्या है, तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी की टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन, वेलोसिटी और स्टेट, इतना सब कुछ बदलने की कोशिश कर सकता है। तो देख लीजिए, ये जब वो पुल्स कर रहा था तो पुल्स एक एक्सटर्नल एजेंट लगाया जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई, पोजीशन बदल गई। एक क्रेन ने भी क्या किया, एक्सटर्नल एजेंट आया जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई, उसकी पोजीशन बदल गई, वो ऊपर चला गया। तो यानी कि देख लीजिए, एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या कर सकता है, बदल सकता है। अब इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने जो ये दी है, ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, और मैथमेटिकली डेफिनेशन हम लोग न्यूटन के लॉज में मिल जाएगी एक और वहीं से डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन आप दिमाग में रख सकते हैं कि फोर्स क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट व्हिच टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, स्टेट ऑफ अ बॉडी, स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है, मोशन वाली को स्टेशनरी भी कर सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। तो एग्जांपल हम लोग काफी डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं किकिंग अ बॉल, फुटबॉल बॉल, एक फुटबॉल की बॉल रखी थी, आपने जब किक किया तो उसके अंदर क्या कर दिया आपने, वेलोसिटी दे दी। पहले वेलोसिटी कम थी, दूसरी चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज दिया आपने। ठीक है, अगर बात करूं मैं क्या बोलते हैं उसकी स्टेट, तो स्टेट पहले रेस्ट में थी, अब वो किस में आ गई, मोशन में आ गई, तो आपने उसकी स्टेट को बदल दिया। अगर मैं बात करता हूं आपके बैट्समैन जब बॉलिंग करता है तो बॉल फेंकने के बाद बैट्समैन उसको हिट करता है, जब वो हिट करता है बॉल को, तो बॉल क्या होती है, एक अपोजिट डायरेक्शन चली जाती है, आ इधर रही थी चली इधर गई, तो यानी कि उसने डायरेक्शन बदल दिया, तो डायरेक्शन बदल सकता है। स्पीड काफी क्या पता स्पीड डिक्रीज कर दी और इंक्रीज कर दिया, जो बैट्समैन काफी कस के हिट करता है बैट से तो इंक्रीज हो जाती है। स्वीजिंग, तो काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं फर्दर। तो मूविंग अहेड हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट आता है फोर्सेस में कि व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा पॉइंट से हटते हैं। थोड़ा जरा बताइएगा कि एक मान लीजिए कि एक बॉक्स है, एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल रखी है, उस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है। अब ये बताइए कि ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेस्ट में है कि मोशन में, तो आप कहेंगे सर रेफरेंस पॉइंट बताइए। हाँ ठीक है, तो मैं आसपास के और टेबल के रेस्ट पर बोलूं तो ये रेस्ट में है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि इस पे कोई फोर्स लग रही है यार, तो आप कहेंगे सर इस पे कोई फोर्स हमें तो दिख नहीं रही है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटा इस पे फोर्स लग रही है, इस पे एक्चुअली में फोर्स लग रही है। देखिए कि ये ग्रेविटी नीचे खींच रही है इस बॉक्स को, जब ये टेबल पे रखा है तो ग्रेविटी इस बॉक्स को नीचे खींच रही है। देखिए इस पे एक फोर्स लग रही होगी mg। mg क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी, ये हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब ये ग्रेविटी नीचे लगी तो इसके ऊपर एक और अपोजिट फोर्स लगी, जो रिएक्शन होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, इसको n से या r से डिनोट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग, ये दोनों फोर्सेस लग रही थी और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस यानी कि बराबर हो गई, इक्वल हो गई। तो इक्वल होने पे क्या हुआ, ये बॉक्स हिला नहीं। ठीक है, अगर मैं इस बॉक्स पे एक बाहर से एक और फोर्स लगाऊं, ये दो फोर्स लगी रही थी, मैंने मान लीजिए ये 10 न्यूटन थी, ये भी 10 न्यूटन थी। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्सेस लग रही थी, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, बैलेंस होने पे ये क्या हो गई, कैंसिल हो सकती है। हाँ, आज रखिए कि फोर्स को नापने जाने वाली एक यूनिट होती है, इसको कहते हैं न्यूटन। फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए केवल इतना समझिए, ये मैग्नीट्यूड मात्रा। तो अगर मैं मात्रा की बात करूं तो ये 10 न्यूटन की है और ये 10 न्यूटन है, दोनों की 10-10 न्यूटन लग रही है फोर्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यानी कि कोई नीचे इसको खींच रहा है 10 से, कोई 10 से ऊपर खींच रहा है, तो जाएगा कहां, कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। बट अगर मैं यहां से 2 न्यूटन की फोर्स लगा दूं तब क्या हुआ, बॉक्स, ये दो तो कैंसिल हो गए, तो बॉक्स आगे जाने लगेगा। यस और नो। तो बस मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई बॉडी या बॉक्स आपके घर में रखा हुआ है, नॉर्मल रखा हुआ है, तो उस समय भी उस पर फोर्सेस लग रही हैं और फोर्सेस वो वहां पे क्या हो रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। जैसे कि ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था तो ये कैंसिल कर दी थी, इसने फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल कर दिया था। तो अब बात आती है कि बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में डिस्कस करें। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, बैलेंस्ड फोर्स वह चीज होती है जब कभी किसी बॉडी पे, बॉडी एक
उस बॉडी पे लगने वाली जितनी भी फोर्स लग रही है, पता नहीं कितनी भी लग रही है, उन सब का रिजल्टेंट जीरो आ जाए, यानी क्या आ जाए, जीरो। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, या रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट फोर्स, जितनी भी फोर्स लग रही है सबको जोड़ो और जो नेट फोर्स आए वो कितनी आए, जीरो आए। जीरो कहने का मतलब, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, तो उस स्टेट को कहते हैं क्या, बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट में कोई बॉडी अगर है तो वो क्या कर सकते हैं, या तो वो कंटिन्यूअस रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो कंटिन्यूअस मोशन में ही रहेगी, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो बैलेंस स्टेट क्या, फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, आप ये बोलेंगे कि द टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इज जीरो। कितनी हो जाए, फोर्सेस जीरो लग रही हो, तो इसको कहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैं आपके वही टेबल वाला एग्जांपल लूंगा, अभी पीछे देखा था, तो ये जो बॉक्स रखा था इस पे फोर्सेस लग रही थी, तो एक 10 न्यूटन की इधर लग रही थी और 10 न्यूटन की इधर लग रही थी, ठीक है। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, जोड़ूंगा 10। देखो, अब जो अपोजिट होता है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। डाउनवर्ड ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। इस केस में तो आप जाने कि ये 10 नीचे को फोर्स लग रही है वाली, और ये ऊपर को लग रही, तो -10 और इक्वल टू जीरो, जीरो मिल गया। मान लीजिए यानी कि कितनी फोर्स लग सकती है, अगर मैं बॉडी पे मान लूं कि ए फोर्स नीचे लग रही है, ये बी लग रही है, इधर सी लग रही है, इधर डी लग रही है, इधर एफ लग रही है, मान लीजिए कोई इधर लग रही है, कोई इधर लग रही है, तो ये सारी फोर्सेस को अगर मैं ऐड करूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, जितनी भी है, ई भी है मान लो एक कहीं, ए बी सी डी ई एफ, तो इतनी भी सारी फोर्सेस को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे मुझे रिजल्टेंट इनका जीरो मिलेगा। अब ऐड डायरेक्ट नहीं ऐड करना, ऐड डायरेक्शन के साथ करना है, क्योंकि फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स हमेशा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती है। अगर मान लीजिए कि बॉक्स है, अगर उसमें 10 न्यूटन फोर्स, आप ऐसे फोर्स लगा देते हैं 10 न्यूटन की और बाद में 10 न्यूटन ऐसे लगाने लगे, तो फोर्स क्या हो गई, चेंज हो गई। वो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करना। बट अभी हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा बिल्कुल सिंपल बेसिक पे जा रहे हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होती हैं। बैलेंस फोर्स होती है जब किसी बॉडी पे फोर्सेस जितनी भी लग रही है उन सबका रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको कहते हैं क्या, बैलेंस फोर्सेस। यानी कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी, द नेट रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड ऐड कर दो, द नेट रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी is zero. The net resultant forces acting on a particular body is zero. Then it is said to be balanced forces. आप दूसरे वे में भी कह सकते हैं, बट सिंपल वे यही है कि आप कहते हैं कि when a forces or acting on a body, the total net resultant forces is zero. Then it is said to be balanced forces. अब अनबैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं? नेक्स्ट हमारा आता है जिसका नाम है अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं? तो अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं बोलूं अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, तो अनबैलेंस एक फोर्स, एक वह स्टेज होती है जब किसी बॉडी पे फोर्सेस जो लग रही हो उनका रिजल्टेंट ना हो, जीरो ना हो, यानी कि सबने एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया, कहीं ना कहीं एक फोर्स रह गई। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बॉक्स को खींच धक्का मार के ले जा रहे थे, तो ये बॉक्स रखा था, तो इस पे नीचे mg लग रही थी और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, तो इन दोनों ने कैंसिल कर दिया। आप इधर से फोर्स लगा रहे थे F, तो बॉक्स आगे को जाएगा, तो यानी ये दो कैंसिल हो चुके हैं, ये कैंसिल नहीं, तो सबका रिजल्टेंट देखूं तो रिजल्टेंट क्या रह जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए, बट अभी भी कुछ ना कुछ रह जाएगा ये, हाँ, तो क्या रह जाएगा F, तो F फोर्स से आगे जा रहा है। तो यानी कि अनबैलेंस फोर्स क्या होती है? अनबैलेंस फोर्स वह होती है द नेट रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वो रिजल्टेंट क्या हो रहा हो, जीरो ना हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। तो ये दिमाग में रख लीजिए, वो जीरो हो रहा हो तो बैलेंस और नहीं हो रहा हो तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। एग्जांपल अगर हम लोग देना चाहें तो एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं बात करता हूं
एक कार है बेटा, ठीक है, एक कार रखी हुई है, रोड पे खड़ी हुई है। अब रोड पे खड़ी हुई है तो कार पे एमजी नीचे लग रहा है, बॉक्स लगा ऊपर। दूसरा मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप लोग एक गेम खेलते होंगे तो उस गेम खेलते समय आप लोग क्या देखा कि एक रोप होती है, यहाँ भी 5-6 लोग होते हैं, शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इस गेम का, और इधर भी 5-6 लोग होते हैं। अब मान लीजिए कि जितनी जितनी कस के इन्होंने इस रस्सी को खींच रहे हैं उतनी कस के ये भी खींच रहे हैं, तो रस्सी कहाँ जाती है? मान लीजिए कि रोप है और रोप में इतने 5 लोग मिलके, यहाँ 4 लोग इधर खड़े हैं और 4 लोग इधर खड़े होकर खींच रहे हैं इस रस्सी को, तो रस्सी कहाँ जाएगी? अगर जितनी फोर्स इन्होंने लगाई और जितनी फोर्स इन्होंने लगाई तो फोर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो वो रस्सी वहीं की वहीं रहेगी। तो ये किस में आ जाएगी? बैलेंस्ड फोर्स के केस में आएगी। अगर मान लीजिए कि इन्होंने फोर्स थोड़ी ज्यादा लगा दी तो एक दूसरे की फोर्स कैंसिल होने से रह जाएंगी और वो क्या आ जाएगी? अनबैलेंस केस में आएगी, तो रस्सी उस तरफ चली जाएगी। जब तक बराबर लग रही है तब तक ये किसकी केस में है? बैलेंस्ड फोर्स की स्टेज में है। तो ये दिमाग में रखना है कि बैलेंस फोर्स स्टेज में हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पानी है, पानी में अगर हमने कुछ नाव डाल दी है तो नाव तैरती रहती है, तो नाव के केस में भी क्या होती है? नीचे जितनी फोर्स लग रही है उतनी जितनी फोर्स ऊपर लग रही है, दोनों ही केस में बैलेंस्ड है, तब तक वो क्या है? तैर रही है, तब तक ऊपर है। और अगर हमने वो क्या कर दिया, अगर हमने नीचे ऊपर से वजन ज्यादा लगा दिया तो वो ऊपर जाने वाली फोर्स उसको बचा नहीं पाएगी और नीचे गिर जाएगी, यानी अनबैलेंस केस में आ जाएगा। यानी इसमें भी क्या होता है? mg नीचे लग रही होती है, एक फोर्स लग रही होती है जिसको कहते हैं अपथ्रस्ट, आगे हम लोग सीखेंगे। तो दोनों बराबर हो जाती हैं तब तक तो ये नाव ही रहती है। अगर ये दोनों क्या बोलते हैं? बराबर नहीं होंगी, अगर क्या बोलते हैं इसका नाव का वजन ज्यादा हो गया तो नाव डूब में जा सकती है, नीचे जा सकती है। अपथ्रस्ट तो लगती है, नीचे से लगने वाली फोर्स होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपथ्रस्ट के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन में तो मतलब पूरा चैप्टर ही ग्रेविटेशन और थ्रस्ट के ऊपर है। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? बैलेंस फोर्स क्या होता है कि एक स्टेज होती है जिसमें रिजल्टेंट क्या हो? 0 हो जाए, अनबैलेंस में 0 हो, ठीक है। फोर्स क्या होती है हमने जाना। अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा फोर्स में चलते हैं। अगर बात करूं तो फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब, हाँ, इट चेंजेस विद डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन चेंज होगा तो ये डायरेक्शन के साथ फोर्स भी चेंज हो जाएगी। दूसरा, इसको मेजर किस में करते हैं? इट इज मेजर इन एसआई यूनिट न्यूटन। इसको मेजर करते हैं न्यूटन में। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। न्यूटन की हमारे एक साइंटिस्ट थे काफी बड़े, आप लोग जानते होंगे, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने काफी 3 लॉ भी फॉर्मुलेट किए हैं जिसका आपने चैप्टर का नाम भी सुना होगा। चैप्टर का नेम क्या है? फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो लॉस के, मोशन के लॉस देने वाले हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नेम था न्यूटन। तो न्यूटन ने के नेम के पे ही आधारित, यानी उनके सर नेम पे ही अवार्ड कर दिया गया, फोर्स का नाम रखा गया। फोर्स की एसआई यूनिट का नाम क्या है? न्यूटन है, ठीक। और भी यूनिट होती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको बताया कि फोर्स न्यूटन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। न्यूटन का पहले लॉ में, फर्स्ट और सेकंड लॉ में हमको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में, कि न्यूटन्स के लॉस क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आया कि बैलेंस क्या होता है, फोर्स क्या होती है, क्लियर रखिए।